नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी को हिस्ट्री की जीत के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि कैसे अंग्रेजों के द्वारा मैसूर पर अधिकार किया गया। इस क्रम में 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, जिसमें फाइनली अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी विजय रही और उन्होंने मैसूर के ऊपर सहायक संधि थोप दी थी। विस्तार से समझेंगे, पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का जो अस्तित्व था वो समाप्त हो गया था, और जहां पर विजयनगर साम्राज्य के शासक शासन करते थे वहां पर कई सारे क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ। इन्हीं में से एक था मैसूर में वोडेयार वंश। इस वंश का अंतिम शासक का नाम है चिक्का कृष्णराज वोडेयार द्वितीय। याद रखना, ये बेसिकली नाम मात्र का शासक था, क्योंकि इसकी वास्तविक जो शक्ति थी वो 2 मंत्रियों के अधीन था, जिसका नाम था देवराज और नंजराज। आगे चल के नंजराज के कार्यकाल में ही 1749 ईस्वी में हैदर अली को सैनिक अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था, जिसके बाद 1755 में फिर उसे नंजराज के कार्यकाल में ही डिंडुगल का फौजदार के पद पर नियुक्त कर दिया गया। डिंडुगल के फौजदार के पद पर रहते हुए हैदर अली ने अपने आसपास के क्षेत्रों में लूट मार करना प्रारंभ कर दिया। इससे न केवल उन्होंने काफी धन इकट्ठा किया, बल्कि डिंडुगल में उन्होंने हथियारों का एक विशाल भंडार भी इकट्ठा कर लिया था। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि इन्होंने यह महसूस कर लिया था कि केवल एक आधुनिक सेना ही शक्तिशाली राज्य का आधार हो सकती है। इसके लिए हैदर अली ने शास्त्रागार स्थापित करने और पश्चिमी तर्ज पर सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक फ्रांसीसी विशेषज्ञ का भी नियुक्ति किया था। आगे यदि हम बात करें तो जिस समय हैदर अली को डिंडुगल का फौजदार नियुक्त किया गया था, इसी बीच मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में राजनीतिक अनिश्चितता भी दिखाई देने लगी थी। और जब यह अनिश्चितता अनियंत्रित हो गई और मराठों के आक्रमण का खतरा मैसूर पर बढ़ने लगा, तब 1758 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडुगल से श्रीरंगपट्टनम आकर के इस राजनीतिक में हस्तक्षेप किया और नंजराज और देवराज दोनों भाइयों को राजनीति से संन्यास लेने के लिए बाध्य कर दिया था। फाइनली 1761 तक आते आते मैसूर राज्य की सारी शक्तियां हैदर अली के हाथों में आ चुकी थी। इस प्रकार दक्षिण भारत में हैदर अली के नेतृत्व में बढ़ती हुई मैसूर की शक्ति से अंग्रेज और हैदराबाद का निजाम बहुत ज्यादा चिंतित हो गए और अपने हितों की सुरक्षा के लिए हैदर अली को हानिकारक समझने लगे। इसी बीच हमें यह भी देखने को मिलता है कि मद्रास प्रेसिडेंसी की अंग्रेजी सरकार दक्षिण भारत में अपने राजनीतिक प्रभुत्व का विस्तार करने के लिए बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप हैदर अली और अंग्रेजी सरकार के बीच में बहुत ज्यादा तनाव उत्पन्न हो गया और इसी का परिणाम निकल के आया 4 आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत 1768 ईस्वी में हुई और समाप्ति हुई थी 1769 ईस्वी में। इसके बैकग्राउंड को विस्तार से समझते हैं। पहले तो 1765 ईस्वी में हैदराबाद के तत्कालीन शासक निजाम अली और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर ने हैदर अली के विरुद्ध एक समझौता किया, जिसके बाद उन्होंने ये निर्णय निकाला कि हमें मैसूर के ऊपर आक्रमण करना है। बाद में इस गुट में 1766 ईस्वी में मराठा सेना भी शामिल हो गई, जिसके वजह से ये एक त्रिगुट बन गया था हैदराबाद के निजाम, मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर और मराठाओं के बीच में। याद रखना, इन त्रिगुटों में से सबसे पहले पेशवा माधवराव के नेतृत्व में मराठा सेना ने मैसूर के ऊपर आक्रमण किया था। हैदर अली ने यहां पर कूटनीतिक सहारा लिया और उन्होंने पेशवा माधवराव को 35 लाख रुपए देकर के युद्ध से मराठाओं को अलग करने का निर्णय लिया और इसमें वो सफल भी रहा। हैदराबाद के निजाम को धर्म का वास्ता देकर के इस युद्ध में तटस्थ रहने के लिए कहा। परिणाम ये निकल के आया कि हैदराबाद के निजाम और मराठा सेना दोनों ही इस गुट से अलग हो गए और अंग्रेजी सेना यहाँ पर अलग थलग पड़ गई, जिसके बाद हैदर अली ने 1768 ईस्वी में मैंगलोर के ऊपर आक्रमण करके उसे अंग्रेजों से छीन लिया और इसके बाद उन्होंने मद्रास के ऊपर घेरा डाला।
अंततः अपने अस्तित्व के संकट को देखते हुए अप्रैल 1769 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के अंग्रेजी गवर्नर एंडरसन ने हैदर अली के शर्तों के ऊपर मद्रास की संधि कर ली और इस प्रकार से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। मद्रास की संधि का मुख्य प्रावधान क्या था, यदि हम उसके ऊपर बात करें तो इसमें पहला प्रावधान था हैदर अली और अंग्रेज दोनों जो हैं एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस लौटा देंगे। दूसरा प्रावधान था करूर का जिला जो कि हैदर अली के द्वारा कर्नाटक के नवाब से छीन लिया गया था, वह हैदर अली के पास ही रहने दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई तीसरी शक्ति हैदर अली के ऊपर या अंग्रेजी सरकार के ऊपर आक्रमण करती है तो उसके विरुद्ध ये एक दूसरे का मदद करेंगे। इसके अतिरिक्त ये भी याद रखना कि अंग्रेज जो थे वो हैदर अली को युद्ध का खर्चा और जुर्माना देने का भी बात कही थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखना। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का सबसे प्रमुख और तत्कालिक कारण मद्रास प्रेसिडेंसी की अंग्रेजी सरकार द्वारा दक्षिण की राजनीति में हस्तक्षेप करना था। अब हम बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के विषय में। इसकी शुरुआत हुई थी 1780 ईस्वी में और समाप्ति हुई थी 1784 ईस्वी में। यदि हम इसके मुख्य तत्कालिक कारण के विषय में बात करें तो 1779 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा माहे की फ्रांसीसी फैक्ट्री पर अधिकार करना द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का तत्कालिक कारण था। लेकिन इसके पीछे के बैकग्राउंड या फिर पृष्ठभूमि को समझें तो 1771 ईस्वी में जब पेशवा माधवराव के द्वारा मैसूर पर आक्रमण किया गया तब मद्रास की संधि के अनुसार अंग्रेजों को मराठाओं के विरुद्ध हैदर अली को मदद करना चाहिए था, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, जिसकी वजह से हैदर अली और अंग्रेजों के बीच बहुत ज्यादा संबंध जो है खराब हो गया था। आगे चलकर अंग्रेजों का मराठाओं के साथ भी संबंध खराब हो गए और इसके साथ ही हैदराबाद के तत्कालिक शासक निजाम अली भी अंग्रेजों से सख्त नाराज था। ऐसा इसलिए क्योंकि 1765 ईस्वी की संधि के अनुसार उत्तरी सरकार के 4 जिलों के बदले 7 लाख रुपए वार्षिक जो कि निजाम को देना तय हुआ था उसे अंग्रेजों ने बंद करा दिया था। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने आगे चल के और भी गैर जिम्मेदाराना रुख अपनाया। उन्होंने हैदर अली के राज्य क्षेत्र में स्थित माहे में फ्रांसीसियों की बस्ती पर आक्रमण करके मार्च 1779 में उसके ऊपर अधिकार कर लिया। ये स्पष्ट रूप से हैदर अली की प्रभुसत्ता को चुनौती थी, जिसके कारण से फाइनली ये हुआ कि हैदर अली ने अंग्रेजों के विरुद्ध मराठाओं और हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर के एक त्रिगुट बनाया, जिसके पीछे का मुख्य उद्देश्य था कि यदि अंग्रेजों से मुझे संघर्ष करना पड़े तो उस स्थिति में मराठा और हैदराबाद के निजाम तटस्थ बने रहे। इसके बाद जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक के ऊपर आक्रमण कर दिया और यहीं से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ हो गया। याद रखना, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अलग अलग हिस्सों में 4 लड़ाइयां लड़ी गई थी। सबसे पहले आर्नी का युद्ध, उसके बाद पोर्टोनोवा का युद्ध, उसके बाद पोलीलूर का युद्ध और सबसे अंतिम में सोलिंगलूर का युद्ध। एक एक करके विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्नी का युद्ध के विषय में। अक्टूबर 1780 ईस्वी में जनरल बैली के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना और टीपू सुल्तान जो कि हैदर अली का बेटा था, इसके नेतृत्व में मैसूर की सेना के मध्य में युद्ध हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान के द्वारा अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया गया और जनरल बैली सहित बड़ी संख्या में अंग्रेजी सैनिकों को टीपू सुल्तान के द्वारा वध करवा दिया गया। इसके अतिरिक्त हैदर अली की सेना के द्वारा अरकाट पर भी अधिकार कर लिया गया था। जब अंग्रेजी सेना आर्नी के युद्ध में एक शर्मनाक हार की कगार पर थी, तभी अंग्रेजी गवर्नर वारेन हेस्टिंग ने कूटनीतिक चाल चला और उन्होंने हैदराबाद के निजाम को गुंटूर देकर के हैदर अली से अलग कर दिया और सिंधिया और भोसले को भी अपने अधीन कर लिया था। साथ ही इसी समय अंग्रेजों की इस पराजय का बदला लेने के लिए वारेन हेस्टिंग ने जनरल आयरकुट के नेतृत्व में एक ब्रिटिश सेना बंगाल से दक्षिण भारत की ओर रवाना किया, जिसके बाद पोर्टोनोवा में अंग्रेजी सेना और मैसूर की सेना के बीच में दोबारा संघर्ष हुई। यदि हम पोर्टोनोवा के युद्ध के विषय में बात करें तो जनरल आयरकुट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना और हैदर अली के सेना के मध्य 1781 ईस्वी में पोर्टोनोवा की प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी गई, जिसमें हैदर अली की सेना पराजित हुई। इसके बाद पोलीलूर का युद्ध हुआ था। पोर्टोनोवा के युद्ध के बाद 1782 ईस्वी में हैदर अली और जनरल आयरकुट के बीच पोलीलूर का युद्ध हुआ
और सेलूलर का युद्ध हुआ। ये दोनों युद्ध जो हैं अनिर्णायक रहे, यानी कि ना तो अंग्रेजी सेना को कोई सफलता मिल पाया और ना ही हैदर अली की सेना को कोई सफलता प्राप्त हुई। इसी बीच एक बड़ी घटना घट जाती है 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को। 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो गई, जिसके बाद फिर पूरी तरीके से सैन्य नेतृत्व टीपू सुल्तान ने अपने हाथों में ले लिया और आगे इस युद्ध को जारी रखा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लंबे समय तक खींचे जाने के कारण न तो अंग्रेजी सेना युद्ध जारी रखने की स्थिति में थी और न ही टीपू सुल्तान की सेना अंग्रेजों को करारी मात देने की स्थिति में थी। ऐसे में मार्च 1784 ईस्वी में दोनों पक्षों ने मंगलोर की संधि कर ली, जिसके तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के भूभागों को लौटा देने पर सहमति व्यक्त की। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखना, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर मैकार्टने था। इसके अतिरिक्त द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजी सेना के दो मुख्य सेनानायक सर अपरकुट और जनरल बैली थे। अब हम बात करते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के विषय में। इसकी शुरुआत हुई थी 1790 ईस्वी में और समाप्ति हुई थी 1792 ईस्वी में। विस्तार से समझते हैं तो टीपू सुल्तान, जो कि मैसूर का शासक था, अंग्रेजों के विरुद्ध भारत में सबसे बड़ा शत्रु माना जाता था। उन्होंने भारत से अंग्रेजी सत्ता को समाप्त करने के उद्देश्य से अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांस, टर्की, काबुल जैसे विदेशी शक्तियों से सैनिक मदद प्राप्त करने का प्रयास किया था। जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस एक ब्रिटिश गवर्नर था, वो भारत में ब्रिटिश राज्य के हितों के लिए इसे हानिकारक समझता था। फाइनली ये हुआ कि लॉर्ड कॉर्नवालिस टीपू सुल्तान की शक्तियों को समाप्त करने के उद्देश्य से टीपू सुल्तान के विरुद्ध मैसूर राज्य में हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। उन्होंने जुलाई 1789 ईस्वी में टीपू के विरुद्ध हैदराबाद के तत्कालीन शासक निजाम अली और मराठाओं के साथ समझौता किया था। समझौते के अनुसार यह निश्चय किया गया था कि मैसूर विजय के बाद तीनों, यानी कि हैदराबाद का निजाम, मराठा और अंग्रेज मैसूर राज्य को आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। जब इस बात की पता टीपू सुल्तान को चली तो उन्होंने अंग्रेजों के साथ पूर्ववर्ती, यानी कि पहले किए गए संधियों का इसे उल्लंघन माना और 1789 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर के ऊपर आक्रमण कर दिया। याद रखना आप लोग, इस युद्ध के दौरान अंग्रेजों की सेनापति जनरल मिड्डो था। टीपू सुल्तान की मजबूत सामरिक स्थिति के कारण जनरल मिड्डो को कोई उल्लेखनीय सफलता प्राप्त नहीं हुई, जिसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश सेना का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया और फाइनली मार्च 1791 ईस्वी तक लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू के मैसूर राज्य के अधिकांश किलों के ऊपर अधिकार कर लिया था और टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम के पास तक पहुंच गया था। इसके बावजूद भी टीपू सुल्तान ने बहादुरी से युद्ध को जारी रखा, लेकिन अंग्रेजों की सामरिक स्थिति मजबूत होने के कारण उसने आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया और मार्च 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि करने के लिए टीपू सुल्तान को बाध्य किया गया। याद रखना, इस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस की सहायता के लिए मिडो, स्टुअर्ट, मैक्सवेल और हंटर जैसे अंग्रेजी सैनिक अधिकारी जुड़े हुए थे। इसी वजह से अंग्रेजी सेना बहुत ज्यादा इसमें सफल हो सकी और टीपू सुल्तान की सेना पीछे हटने के लिए मजबूर हुई थी। अब हम बात करते हैं 1792 ईस्वी के श्रीरंगपट्टनम संधि के जो मुख्य प्रावधान थे उसके विषय में। तो इस अपमानजनक संधि के अंतर्गत टीपू सुल्तान को अपने राज्य का लगभग आधा हिस्सा अंग्रेजों, मराठाओं और निजाम को देना पड़ा था। अंग्रेजों को युद्ध के हर्जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए देने पड़े और अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में भी रखना पड़ा था। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार मैसूर राज्य का जो भूभाग अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था उसमें शामिल था डिंडिगल और बारामहल। याद रखना, इसी बारामहल जिले में 1792 ईस्वी में कर्नल रीड के द्वारा रैयतवाड़ी प्रथा लागू की गई थी। इस समय टॉमस मुनरो कर्नल रीड का सहायक था। जब वह मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर बना था 1820 ईस्वी में, तब फिर उन्होंने संपूर्ण मद्रास प्रांत में इस रैयतवाड़ी प्रथा को लागू कर दिया था। आगे यदि हम बात करें तो इस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड कॉर्नवालिस संपूर्ण मैसूर राज्य को जीतकर उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला सकता था, लेकिन उसने संधि करके युद्ध समाप्त करने का घोषणा किया था। जब कॉर्नवालिस के द्वारा संपूर्ण मैसूर राज्य पर अधिकार न करने की आलोचना हुई तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह कहकर
अपने इस निर्णय को उचित ठहराया था कि मैंने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु यानी कि टीपू सुल्तान को काफी हद तक दुर्बल कर दिया। अब हम बात करते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के विषय में। इसकी शुरुआत हुई थी मार्च 1799 ईस्वी में और समाप्ति हुई थी मई 1799 ईस्वी में। विस्तार से समझते हैं तो श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो कि एक अपमानजनक संधि मानी जाती है टीपू सुल्तान के लिए, उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया था। इसलिए पराजय का बदला लेने के लिए टीपू सुल्तान ने अपनी सैन्य शक्ति को पुनः संगठित करना प्रारंभ कर दिया। चूंकि भारतीय राज्यों से उसे किसी प्रकार के सहयोग की आशा नहीं थी, इसके कारण अंग्रेजों को देश से हटाने के लिए टीपू सुल्तान ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किया। उसने भारत में तो फ्रांसीसी कंपनी से संपर्क किया ही था, नेपोलियन से भी उसने पत्र व्यवहार किया था। टीपू सुल्तान ने अरब, कुस्तुनतुनिया, अफगानिस्तान और मॉरिशस के शासकों से भी पत्र व्यवहार किया। इसके अतिरिक्त टीपू सुल्तान ने अपनी सेना को फिर से संगठित किया और फ्रांसीसी पद्धति पर उन्हें प्रशिक्षित भी किया। इसके विपरीत अगर देखें तो अंग्रेजों ने भी मराठाओं और निजाम से इस शर्त पर संधि कर लिया था कि जब भी युद्ध होगा, युद्ध से प्राप्त लाभों को तीनों के बीच बराबर बराबर बांटा जाएगा। फाइनली पूरी तरीके से संगठित होने के बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, जिसमें मुख्यतः दो लड़ाइयां लड़ी गई थी। पहला लड़ा गया था सिदासिर का युद्ध और दूसरा था माल वैली का युद्ध। सिदासिर का युद्ध के विषय में बात करें तो ये लड़ाई जनरल स्टुअर्ट और टीपू सुल्तान के मध्य 5 मार्च 1799 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई थी। इसके बाद माल वैली का युद्ध हुआ था। ये युद्ध अप्रैल 1799 ईस्वी को जनरल हैरिस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था। इसमें भी टीपू सुल्तान पराजित हुआ और इस युद्ध के बाद टीपू सुल्तान को अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में शरण लेना पड़ा था। अंग्रेजों ने बाद में इस दुर्ग के ऊपर लगभग 15 दिनों तक घेरा डाला और अंततः 4 मई 1799 ईस्वी को इसके ऊपर कब्जा कर लिया। इसी समय टीपू सुल्तान बहादुरी से लड़ता हुआ अपना दुर्ग का रक्षा करते हुए मारा गया था। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली के द्वारा मैसूर राज्य का अधिकांश हिस्सा ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया गया और मैसूर राज्य का कुछ भाग मैसूर के पुराने वोडियार राजवंश के बालक कृष्णराज तृतीय, जिसका पूरा नाम है कृष्णराज बहादुर उड़ियाल, उसको सौंप करके उसे मैसूर का शासक स्वीकार कर लिया। इसके अतिरिक्त याद रखना, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा न केवल मैसूर के शासक के रूप में बालक कृष्णराज तृतीय को एक्सेप्ट किया गया, बल्कि 1799 ईस्वी में उसके ऊपर सहायक संधि भी थोप दी गई थी, जिसके तहत पूरी तरीके से मैसूर राज्य जो था वो अंग्रेजों के अधीन हो गया था। इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप लोग याद रखना। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना के मुख्य सेनापति लॉर्ड वेलेजली का छोटा भाई आर्थर वेलेजली, जनरल स्टुअर्ट और हैरिस थे। अब हम बात करते हैं टीपू सुल्तान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो टीपू सुल्तान एक महान योद्धा था। उसे मैसूर का शेर के नाम से भी जाना जाता है। टीपू सुल्तान अरबी, फारसी, कनारिस और उर्दू भाषा का ज्ञाता था। उसने एक डच सैन्य बल तैयार करने और उसके प्रबंधन पर अत्यधिक ध्यान दिया था। टीपू सुल्तान अपनी सेना को यूरोपीय तर्ज पर संगठित किया। यद्यपि उसने सिपाहियों को प्रशिक्षित करने में फ्रांसीसी अधिकारियों की मदद ली थी, लेकिन उसने कभी भी उन्हें यानी कि फ्रांसीसी अधिकारियों को सेना में दबाव डालने की अनुमति नहीं दिया था। अपने पिता यानी कि हैदर अली के भांति टीपू सुल्तान भी नौसेना के महत्व को समझता था। उन्होंने 1796 ईस्वी में नौकाधिकरण यानी कि नौसेना बोर्ड गठित किया और 22 जंगी जहाजों और 20 बड़े पोतों के बेड़े की योजना भी बनाई थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने मैंगलोर, वजीदाबाद और मौलिदाबाद में 3 गोदियां यानी कि बंदरगाह का भी स्थापना किया था। याद रखना, उनकी कुछ परियोजनाएं ऐसी थी जो कार्यान्वित नहीं हो सकी थी। आगे यदि हम बात करें तो टीपू सुल्तान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का भी संरक्षक था। उसे भारत में रॉकेट तकनीक का खोजकर्ता माना जाता है। उसके द्वारा लिखे गए मिलिट्री मैनुअल में रॉकेट के संचालन की पूरी तरीके से व्याख्या की गई है। इसके अतिरिक्त उसने मैसूर राज्य में सर्वप्रथम रेशम उत्पादन भी शुरू किया था। टीपू सुल्तान का लोकतंत्र में अत्यंत निष्ठा था। उसने 1797 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में एक जैकोबिन क्लब स्थापित करने में फ्रांसीसी सैनिकों का मदद किया था
और इस अवसर पर उन्होंने सलामी हेतु 2300 गोले और 500 रॉकेट का आदेश दिया था। याद रखना, टीपू सुल्तान स्वयं जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना और स्वयं को नागरिक टीपू कहने का अनुमति प्रदान किया था। आगे यदि हम बात करें तो टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण भी किया था। इन सब के अतिरिक्त उसने हिंदू कुर्ग और नायरों का दमन किया था और मुस्लिम मोपलाओं के द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए उन्हें भी दंडित किया था। केरल में महलों को विजित करने के लिए उसने मंदिरों को नष्ट किया था। यद्यपि टीपू को अपने क्षेत्र में हिंदू मंदिरों के संरक्षक के लिए भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने श्रृंगेरी मंदिर की मरम्मत और देवी शारदा की मूर्ति स्थापित करने के लिए धन प्रदान किया था। इसके अतिरिक्त याद रखना, टीपू सुल्तान ने पालकी के इस्तेमाल को बंद करवा दिया था और उसे केवल महिलाओं और विकलांग लोगों के प्रयोग के लिए सही समझा। उसको सामंतवाद के समय पूंजीवादी विकास के प्रारंभ का भी श्रेय दिया जाता है। तो दोस्तों, क्लास को आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए।